नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं श्वेता और मेरी दोस्त प्रीति नेगी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज रविवार का दिन है, देखिए छुट्टी का दिन है, थोड़ा आलस तो होता है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आज के दिन भी आपको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी चाहिए और ये बुलेटिन तो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है। इस बुलेटिन में हम आपको आपके राज्य में, आपके शहर में क्या हो रहा है, देश विदेश की हर एक खबर दिखाएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज में। किस तरीके से देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कों पर सैलाब है, नदियों में उफान है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बाढ़ और बारिश की वजह से कई राज्यों में देखिए हालात खराब है, जिसमें से गुजरात भी शामिल है। यहाँ कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है आसमानी आफत की वजह से। बोटाद में किस तरह के हालात हैं आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन मूसलाधार आफत की सबसे ज्यादा मार गुजरात पर पड़ी है। सूबे के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। बोटाद जिले में हो रही आफत की बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर मानो समंदर बह रहा हो। हालात ऐसे है कि समधियाला नंबर 2 और बरवाला के भाइया गाँव के बीच का रास्ता पानी में डूब गया है, लिहाजा दोनों तरफ से आना जाना मुश्किल हो गया है। वाहन किनारे पर खड़े हैं। बेबसी ऐसी है कि चाहकर भी रास्ता पार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर जोखिम लिया तो समझो पानी में बहे। जूनागढ़ और जामनगर में पानी की मनमानी देखने को मिल रही है। इन शहरों के ज्यादातर इलाकों में पानी भरा है, सड़कें दरिया बन गई हैं, घरों में पानी घुस आया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सभी नदियां उफान पर हैं। पिछले 24 घंटों में नवसारी में 4 से 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। गांधीधाम रेलवे स्टेशन भी पानी से लबालब है। गुजरात के सभी 33 जिलों में हल्की से लेकर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश से जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, कच्छ जैसे तटवर्ती इलाके पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है। तो गुजरात में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। बोटाद के हालात तो हमने आपको दिखा दिए, चलिए अब आपको अहमदाबाद और बनासकांठा के भी हालात दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जल प्रलय की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। दरअसल सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सभी नदियां उफान पर हैं। गांव में, शहरों में हर तरफ पानी भर चुका है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश का संकेत दिया है। गुजरात के तटीय इलाकों में मूसलाधार मुसीबत ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। हर तरफ पानी का प्रहार दिखाई दे रहा है। इसी बीच जोरदार बारिश ने वहां के सड़कों की भी पोल खोल दी। देखिए कैसे पहली बारिश में सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया और गाड़ी जाकर उसमें फंस गई। यह हाल अहमदाबाद के पौष इलाके साइंस सिटी का है। पहले से ही लोग परेशान हैं। अब ऐसी तस्वीरें लोगों को और डरा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार को कुछ नहीं हुआ। वहीं लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कैसे सैलाब आ गया है, ये इस तस्वीर को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। मौसम विभाग ने आज भी अहमदाबाद में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की परेशानी फिलहाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। तो बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। देखिए किस तरीके से गुजरात के हालात तो आपने देख लिए हैं, लेकिन अगर असम की बात करें तो असम राज्य पे भी आसमानी आफत लगातार जारी है और ऐसे में जनजीवन यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ असम के बारपेटा की बात करें तो यहाँ कटाव की वजह से नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी होती जा रही है। लोगों के खाने पीने का सामान जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है और आने वाले दिनों में भी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, लोगों के लिए मुश्किलें जो है खड़ी हो सकती है। आसमानी आफत से राहत मिलती लोगों को नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। असम के बारपेटा में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कटाव की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने लाखों लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारपेटा के साथ आसपास के इलाके भी जलमग्न हैं।
आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। असम के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। सरकार ने इसको लेकर तैयारियां कर रखी हैं। तो बारिश के चलते देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों में हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। नदी, नाले, समंदर सब उफान पर चल रहे हैं। इस बीच नवी मुंबई से जो खबर आई है वो वाकई में दर्दनाक है। यहाँ खाड़ी में नहाते वक्त दरअसल एक बच्चे की डूब जाने की वजह से मौत की खबर मिल रही है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ खाड़ी में नहाने गया था, लेकिन बच्चे को खाड़ी की गहराई का अंदाजा नहीं था। फिर क्या हुआ, क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नवी मुंबई के घनसौली में खाड़ी में नहाते वक्त एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खाड़ी में नहाने गया था, लेकिन खाड़ी की गहराई ज्यादा होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और डूब गया। उसके दोस्त पानी की गहराई को देखकर डर गए। ऐसे में वो उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिस बच्चे की मौत हुई उसकी उम्र 14 साल है। उसके साथी भी नाबालिग है। तीनों घनसौली इलाके के ही रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन बच्चे को बचाया ना जा सका। फिलहाल बच्चे के शव को खाड़ी से निकाल लिया गया है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। तो देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। दरअसल चीन में भी लगातार बारिश हो रही है और वहां पर बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ गुजांग, हुनान, बाओजिंग ये वो जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ तबाही के निशान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत और बचाव की टीम को उतार दिया है। रिपोर्ट देखिए जरा। चीन से भी बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिणी चीन में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। देखिए कैसे बिल्डिंग पानी में डूबी नजर आ रही है। ऐसे में रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। गलियों में पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में आवाजाही के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। चीन के चुंगजिंग इलाके में भी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से कई सैलानी फंस गए। देर रात रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई। आखिरकार कई घंटों के ऑपरेशन के बाद लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि चीन में अगले 5 दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। सिर्फ चीन की ही हमने तस्वीर नहीं दिखाई, अलग अलग अगर देश की बात करें वहां पे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। और भारत की बात करें तो भारत के कई राज्यों में जो है बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको 2 मिनट में दिखाते हैं लेटेस्ट तस्वीरें। बारिश के बाद उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। भूस्खलन की ये तस्वीरें चमोली से सामने आई, जहां लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। वाहनों के पहिए थम गए। फिलहाल रास्ते को खाली कराने का काम चल रहा है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं, जहां सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी में करीब 25 से ज्यादा ट्रक फंस गए। ट्रकों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की गई, बावजूद इसके नदी से ट्रकों को बाहर नहीं निकाला जा सका। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। नवी मुंबई में भी बारिश से हाल बेहाल है, जिसको देखते हुए वाटरफॉल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वलसाड़, जूनागढ़, जामनगर और नवसारी समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड़ में तो भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो वहीं जूनागढ़ में बाढ़ का पानी गांव तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, जामनगर में कई जगह जल जमाव देखने को मिला। नवसारी में तो सड़कें पूरी तरह से पानी में तब्दील दिखी। असम में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तस्वीरें असम के बरपेटा की हैं, जहां गांवों में पानी भर जाने के कारण लोग आने जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। बरपेटा में बारिश के पानी ने इस कदर तबाही मचाई कि लोग अपने आशियाने को छोड़ सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। से जुड़ी हुई है पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में। दरअसल शनिवार को एक मकान में तेज धमाका हुआ। इस ब्लास्ट के बाद आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या।
दरअसल घर के अंदर, जी हाँ, घर के अंदर प्लास्टिक मोल्डिंग की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हादसा इतना तेज था, इतना भयानक था कि इसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शनिवार को एक मकान में अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के लोग मकान के बाहर इकट्ठा हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में 200 स्क्वायर यार्ड में बने एक घर में प्लास्टिक मोल्डिंग की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कंप्रेसर फटने के बाद में उसको कोई चोट लगी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ और उसके दिमाग में भी चोट लगी, जो सिर की हड्डी टूट गई और भी बहुत सारी चोटें लगी और एक्सपायर हो गए। शनिवार को अचानक प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले एयर कंप्रेसर टैंक में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में हुई। प्रेमिसेस है ये, जो इसका मालिक है और जो जिसको किराए पे दिया था, जो कि फैक्ट्री चला रहा था। दोनों के फोन नंबर जो हमें मिले तो वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं हम लोग। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में घायल हुए लोगों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान बबलू और रामकरण के रूप में हुई है, जबकि साहिल और दीपक का इलाज अभी चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है, तो वही पुलिस ने भी घर में चल रही फैक्ट्री को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की, जहां माफिया और उनके गुर्गे त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ का एक्शन जो है हर अवैध गतिविधियों पर जारी है। जी हां, प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के ऊपर कार्रवाई जो है देखने को मिली है, एक्शन देखने को मिला है। तो गाजीपुर में मुख्तार के रिश्तेदारों पर शिकंजा जो है कसता जा रहा है। जी हाँ, प्रयागराज और गाजीपुर में योगी सरकार के एक्शन पर 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में माफिया, अपराधियों और उनके गुर्गों पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन से माफिया त्राही त्राही कर रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां अतीक अहमद के करीबियों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लगभग 50 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया गया। जानकारी के मुताबिक नियमों की अनदेखी कर जोन संख्या 2 कटहुला, गौसपुरा, छपिया और एयरपोर्ट रोड आईटीबीपी के पास अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई थी। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर प्रशासन ने छापेमारी की। एसडीएम की अगुवाई में कई विभाग के अधिकारी होटल मिड टाउन पहुंचे और वहां लाइसेंस, जीएसटी नंबर, बिजली कनेक्शन और फायर सिस्टम की जांच की गई। इस दौरान होटल के रजिस्टर को भी खंगाला गया। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पर लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जाँच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसकी कार्रवाई करेंगे। सोनभद्र जेल में बंद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के दोनों बेटों पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है, यानी कि अब किसी भी वक्त दोनों को जिला बदर किया जा सकता है। याकूब कुरैशी अभी भी सोनभद्र जेल में बंद है, बल्कि उसके दोनों बेटे इमरान और फिरोज जमानत पर बाहर है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व मंत्री और मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी के परिवार की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अवैध तरीके से मीट फैक्ट्री चलाने और गैंगस्टर के मामले में जमानत पर चल रहे याकूब के बेटे फिरोज और इमरान पर मेरठ पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, जिला बदर के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया याकूब कुरैशी और इसके लड़के इमरान और फिरोज के विरुद्ध मेरठ पुलिस के द्वारा पूर्व में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। इनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की गई थी। याकूब के दोनों लड़के वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर थे। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अभियोग की प्रभावी पैरवी कराकर शीघ्र ही इनको जिला बदर कराया जाएगा। पिछले साल 31 मार्च को पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा था। अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाने के मामले में हाजी याकूब, बेटे फिरोज और इमरान समेत 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अब पुराने मुकदमों के आधार पर हाजी याकूब, फिरोज और इमरान के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। याकूब कुरैशी जेल में बंद है, लेकिन उसके बेटे इमरान और फिरोज जमानत पर बाहर हैं। पुलिस इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सावन के महीने की, जिसकी शुरुआत जो है 4 जुलाई से होने वाली है और इसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पहले से ही इंतजाम करके रखने होंगे। जी हाँ, प्रयागराज में अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, जिसमें तय किया गया है कि कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी और क्या कुछ किए गए हैं खास इंतजाम, इस रिपोर्ट में देखिए आप। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर योगी प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रयागराज में प्रमुख गृह सचिव के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंथन किया गया। बैठक में तय किया गया कि कांवड़ मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी की जाएगी। बैठक में प्रयागराज जोन के एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी के अलावा कानपुर जोन के एडीजी और चित्रकूट के आईजी शामिल हुए। जो आवश्यक व्यवस्था होती है विशेष तौर से कांवड़ के लिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध हो सब लोगों के लिए, उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। सब ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा जो शिवालय वगैरह पर लगे हुए हैं, हर व्यवस्था यहाँ पे प्रत्येक जनपद के प्रशासन ने कर रखा है। कांवड़ मार्ग पर कहीं पर भी मांस और शराब की दुकानें ना रहे, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स दिया गया है और सारे रूट पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। रूट डाइवर्जन का प्लान जो है पहले पब्लिसाइज कर दिया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। घाटों पे जो व्यवस्था की जानी है वो सुरक्षा की वो की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए योगी सरकार की तरफ से तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। आपका स्वागत है। चलिए खबर भीलवाड़ा से आपको बता दें, भीलवाड़ा के पुराने शहर में लोग जो हैं बंदरों और लंगूर के आतंक से दरअसल परेशान हैं। यहाँ बंदर और लंगूरों ने लोगों पर अटैक किया है, हमला किया है, जिसके बाद कई लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इन्हीं की वजह से मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। दरअसल परेशान लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में परेशान लोगों ने किस तरीके से अपना गुस्सा जो है दिखाया प्रशासन के खिलाफ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान के भीलवाड़ा में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बीते कुछ दिनों में यहाँ बंदरों के हमलों के कई ऐसे मामले सामने आए हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चे, हर कोई दहशत में जीने को मजबूर हैं। बहुत आतंक है इनका और 5-7 दिन से तो ये इतने उत्पत्ति हो गए कि लोग बाग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, जैसे कोई लॉकडाउन लग गया हो। बंदर और लंगूर के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत डर सा महसूस हो रहा है। बंदर आ रहे हैं तो बच्चे बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं और उनसे डरने के बाद हम खुद भी बाहर नहीं निकल पा रहे। इतना नोच रहे, उसके गाल खा गए, किसी के पैर काट गए, तो उसका क्या लहू लुहान कर दिया। लंगूर के हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला मोहल्ले से जा रही है। देखते ही देखते एक लंगूर पीछे से आता है और महिला पर हमला कर देता है। प्रशासन को कई बार बंदरों को पकड़ने के लिए लिखित में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पुराने शहर की जनता प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित है। बंदरों से बचाव के लिए बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। बंदरों का आतंक ऐसा है कि गली मोहल्ले सुनसान नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तमाम मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। अब जयपुर से टीम बुलाई गई है जो बंदरों के आतंक पर नकेल कसेगी। महंगे टमाटर ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। टमाटर की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। 20 रुपए किलो टमाटर मिलता था, लेकिन अब उसकी कीमत 120 रुपए किलो से भी ज्यादा हो चुकी है। क्यों महंगे हुए टमाटर और कब इन बढ़े हुए दामों से निजात मिलेगी? सोलन से हमारे संवाददाता की ये पड़ताल देखिए। देश के तमाम राज्यों में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। 20 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में आए उछाल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है।
अब या तो लोग कम मात्रा में टमाटर खरीद रहे हैं या फिर लोगों ने टमाटर का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया है। बड़ा सवाल है कि टमाटर की कीमतों में उछाल आया क्यों है। हिमाचल के सोलन की सबसे बड़ी टमाटर मंडी से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर पूनम शर्मा ने वजह खंगालने की कोशिश की तो कई तर्क सामने आए। जो बारिश हुई बरसात के कारण जो हमारे लाडवा का टमाटर था, जो पंजाब का टमाटर था, जो आसपास के जो क्षेत्र जो हमारे दिल्ली के आसपास के वहाँ हर एक जगह टमाटर होता है और आजकल वो चलता था, इसलिए हमारा जो टमाटर थोड़ा भाव बहुत कम मिलता था। परंतु इस बार वो बारिश की वजह से वो नरम पड़ गया। नरम की वजह से जो उठाव है उनका कम हो गया और उनके जो बिकने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल ही कम हुआ। और जो हमारा हिमाचल का खासकर सोलन और शिमला जो आसपास और सिरमौर जो आसपास के जो क्षेत्र है सिर्फ जो भाव है इन्हीं का ही है। बाजार में हिमाचल के टमाटर को अच्छा दाम मिल रहा है, इस वजह से मार्केट में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये जो हमारा टमाटर है एक तो नया चला है और इसमें एक तो क्वालिटी है। क्वालिटी का यहाँ पर एक जो क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। जो बारिश होने के कारण जो हमारे पहाड़ों का टमाटर अच्छा होता है और उसमें जो इसका रंग है, साइज है, ऊपर उड़ता है। मंडी के माहिरों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में उछाल इसी तरह जारी रहेगा। इसके कम होने के फिलहाल आसार नहीं है। महंगाई की मार अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन पर असर डाल रही है। टमाटर की तो बात हमने की, किस तरीके से महंगा हो गया है। बात महाकाल की अगर करें तो महाकाल का प्रसाद भी अब महंगा हो गया है। जी हाँ, नई रेट लिस्ट जारी की गई है। आखिर क्यों बढ़ाया गया है प्रसाद का दाम और क्या है नया रेट, इस रिपोर्ट में देखिए आप। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रसाद की कीमतों में इजाफा किया गया है। मंदिर परिसर में मिलने वाला भगवान महाकाल का लड्डू अब 360 रुपए की बजाय 400 रुपए किलो में मिलेगा। नई कीमतें शनिवार से लागू कर दी गई हैं। प्रसाद के काउंटरों पर बकायदा नई रेट लिस्ट लगा दी गई है। लड्डू प्रसाद के दाम बढ़ाने को लेकर एक हफ्ते पहले मंदिर समिति की बैठक हुई थी, जिसमें नया रेट लागू करने का फैसला लिया गया था। मंदिर समिति ने 100 ग्राम लड्डू प्रसाद के पैकेट का मूल्य 50 रुपए तय किया है। इस हिसाब से लड्डू प्रसाद की कीमत 500 रुपए किलो होगी। अधिकारियों का कहना है कि छोटे पैकेट में पैकिंग चार्ज अधिक लगता है, इसलिए 50 रुपए कीमत रखी गई है। बताया जा रहा है कि लड्डू प्रसाद के पैकेट से महाकालेश्वर मंदिर के शिखर का फोटो हटाया जा रहा है। प्रसाद का उपयोग करने के बाद लोग पैकेट को फेंक देते हैं, लिहाजा फोटो हटाने का फैसला लिया गया है। खबरों के मुताबिक पैकेट का नया डिजाइन तैयार हो रहा है। जल्द ही भक्तों को नए फ्लेवर के पैकेट में प्रसाद मिलेगा। 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। ऐसे में प्रसाद महंगा होने का श्रद्धालुओं की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या दिया मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात, बताएंगे आपको। और साथ ही बताएंगे कि कब से शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। देखिए 2 मिनट में देश की तमाम बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव पर नवभारत ईटीजी ने बड़ा सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी 285 से 325 सीटों के साथ फिर से केंद्र में सरकार बना सकती है। सर्वे में कांग्रेस के 150 सीटों से नीचे तक सिमटने का अनुमान जताया गया है। वहीं सर्वे में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटने का भी अनुमान लगाया गया। संसद के मॉनसून सेशन की तारीख तय हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष यूसीसी समेत कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, उससे मॉनसून सेशन बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को अंबाला से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात यूसीसी की करते हैं, जिसको लेकर देश में इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इस बीच हिमाचल के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया है। जी, आखिर कौन है ये मंत्री और इन्होंने क्या बयान दिया है? वहीं कांग्रेस यूसीसी पर असमंजस में क्यों नजर आ रही है, उस रिपोर्ट में देखिए आप।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। तमाम दलों ने यूसीसी का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं कुछ दल समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार इस बिल को लेकर आएगी तब हम इसका समर्थन करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर यूसीसी को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम के कायदे कानून नहीं मानता उसे इस्लाम धर्म छोड़ देना चाहिए। हम कुरान के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा करते हैं। कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है हम उसके खिलाफ कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने ही बिल आ जाएं, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी होने वाली है। पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद देश की राजनीति गर्म है। सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर फाइनल स्टैंड क्या लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की सुर्खियां तो आपने देख लिया। बात यूसीसी को लेकर जो सियासी पारा चढ़ा हुआ उसको लेकर करते हैं। दरअसल यूसीसी को लेकर देखिए किस तरीके से सियासी पारा गर्म है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये सियासी जो पारा एक अलग ही मोड़ पर नजर आ रहा है और इसके पीछे की वजह है यूसीसी ड्राफ्ट पर कमेटी। ड्राफ्ट को लेकर दरअसल खलबली क्यों मची हुई है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है और सीएम धामी ने किसे निशाने पर लिया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये मुद्दा हमारे लिए नया नहीं है और ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबके संतुष्टीकरण का मामला है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया यूसीसी को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी को काम करते हुए और उस कमेटी ने 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उनके विचार ले लिए हैं, उनके मत ले लिए हैं। विभिन्न संगठनों से, धार्मिक समुदाय के लोगों से, विद्वान लोगों से, सबसे उन्होंने विचार लिए हैं और कमेटी ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही वो ड्राफ्ट बनाकर कंप्लीट करके हमको देंगे, हमको सौंपेंगे तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे लागू करने की दिशा में उसको। यूं तो यूसीसी के मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी दलों में खलबली है, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। तो इस बार सीएम धामी ने सुनिए उन पर कैसे निशाना साधा है। ओबीसी जैसे लोग वो जिन्ना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब देश आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक पूरा देश एक है। चुनावी साल है तो फिर सियासी बवाल तो होगा ही। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल ही लोकसभा का चुनाव होना है। इसलिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और सवाल उठाने वालों की भाषा में ही जवाब देना भी शुरू कर दिया है। और अब बात तीस्ता सी तलवार की, जिन पर दिन भर कल गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी रही। पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई हुई। फिलहाल तीस्ता को राहत मिली है। दरअसल तीस्ता पर साल 2002 में गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के मामले में सबूत गढ़ने के आरोप लगे हैं। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। बीती रात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर 7 दिन का स्टे दे दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने शनिवार को दिन में तीस्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। इसके बाद तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर जजों में मतभेद हो गया। इसके बाद केस CJI को भेज दिया गया। CJI ने केस को सुनने के लिए 3 जजों की बेंच बनाई। बेंच ने रात में 9:15 बजे से सुनवाई शुरू की और तीस्ता को बड़ी राहत मिल गई। बता दें कि तीस्ता सितलवार पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। उनको पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और पहले 7 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया। फिर 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तीस्ता को पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से ही अंतरिम जमानत मिली थी।
अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की आज जयंती है और इस बीच उनकी विरासत को लेकर दोनों पटेल बहनें आमने सामने हैं। सिर्फ दोनों बहनों के बीच नहीं ठनी हुई है, बल्कि लखनऊ में होने जा रहे समारोह को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए कौन कौन से नेता जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखें और समझिए कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन ये एनडीए करने वाली है। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आज लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता के अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया है। हम लोग हर वर्ष इसको मनाते, पहले भी इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हो चुका है। आदरणीय रामविलास पासवान जी भी एक बार आ चुके हैं। तो ये डॉक्टर साहब की विचारधारा के प्रति सभी सहयोगी दलों का सम्मान है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सुनिए इस कार्यक्रम को लेकर क्या बयान दिया गया। जैसे जैसे विपक्ष का गठबंधन आकार ले रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी घबराई और परेशान है। वो अपने घटक दलों को इकट्ठा करके ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देगी। अपना दल एसके मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में होने जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए एनडीए गठबंधन 24 के चुनाव के लिहाज से बड़ा सियासी संदेश देगा। इस मंच से एनडीए में एकता और मजबूती के साथ ही पिछड़ों की सियासत करने वाले लोगों के लिए बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी। कल अखिलेश यादव का जन्मदिन था, केक काटा गया। केक काटने के दौरान आजम खान भी मौजूद रहे, लेकिन उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि सुर्खियां बन गई। उन्होंने क्या कुछ कहा जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अपने अलग अंदाज और तीखे अल्फाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले आजम खान के निशाने पर कौन था, इस रिपोर्ट में देखिए आप। चाकू से केक काटते तो आपने कई बार देखे होंगे, आप कलम से केक काटने की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रामपुर की समाजवादी पार्टी के दफ्तर की हैं, जहां पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आजम खान ने कुछ अलग अंदाज में केक काटा। देखिए कैसे उन्होंने एक हाथ में चाकू लिया तो दूसरे में कलम, और फिर चाकू की जगह कलम से ही केक काट दिया। खैर, इसके बाद पार्टी को क्या नसीहत दी ये आप खुद सुन लीजिए। हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को निकाले नहीं, ठोकर मार कर निकाले। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपने ही अंदाज में आजम खान ने निशाना साधा, और सुनिए कैसे जुबान बोल रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकालकर उनके साथ बलात्कार जैसी बातें करने वालों को नहीं बर्दाश्त किया। दरअसल सियासत के मैदान में आजम खान पहली बार घुटने पर हैं। पहली बार ही उन्हें अपने किले में मात मिली है, और मात भी ऐसी जिससे उनकी पूरी सियासी सल्तनत सन्नाटे में है। यही वजह है कि आजम खान एक ओर बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी सरकार पर हमला करने के साथ ही पार्टी में भी अपना ठनक दिखा रहे हैं। और दिल्ली के भजनपुरा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस दरअसल अतिक्रमण हटाने यहां पर पहुंची। अवैध मजार और मंदिर को हटाया जा रहा है। सड़क निर्माण की वजह से मंदिर और जो अवैध मजार बताई जा रही है उसको हटाया जा रहा है। दिल्ली के भजनपुरा में अब सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने पहले से ही अवैध मजार और मंदिर को हटाने का नोटिस जो है वो जारी किया हुआ था। फिलहाल पुलिस जो है अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? फिलहाल वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। सड़क जो चौड़ाकरण है उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ऐसे में पहले यहाँ पे मंदिर को नोटिस दिया गया था। सारी चीजों को नोटिस देने के बाद यहाँ पे अब जो है यहाँ पे प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे पहुंची है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी आपको नजर आएगी, और यहाँ पे जो आम आदमी है वो यहाँ पे ना पहुंच सके, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इसके कारण भी देखिए जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। 2 किलोमीटर के जो एरिया है उसको एक तरीके से कहें तो रोका गया है, कॉर्डन ऑफ किया
गया है, रास्ते बंद किए गए हैं जो स्पॉट तक आते हैं, ताकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो यहाँ पे खराब ना हो सके। भारी संख्या में आपको पैरामिलिट्री के जवान दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे, ताकि यहाँ पे सभी मौके पे मौजूद है। और इसी से थोड़ी दूर पे बताया जा रहा है कि एक मजार जो है वहां भी था, जिसको अब हटा दिया गया है। और अब यहाँ पे देखिए जो मंदिर की जो दीवारें हैं उसको यहाँ पे हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जेसीबी आपको नजर आएगी, जेसीबी आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जितने भी जवान थे वो सुबह सुबह पहुंचे थे, ताकि आसपास के एरिया से जो लोग हैं वो ना आ पाए। इसके कारण जो भारी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी मौके पे मौजूद हैं। और हर एक चौराहे पे देखिए आपको जो पुलिस की टीम है वो नजर आएगी जो इस रास्ते तक आते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रशासन की भी जो टीम है वो आपको नजर आएगी, पुलिस बल की जो टीम है वो देखिए आपको लोगों को हटाते हुए नजर आएगी। तो इस तरीके से आप समझिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुंच रहे हैं और प्रशासन की मदद भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी भी आपको नजर आएंगे। खुद यहाँ पे मौके पे अगर आप देखेंगे तो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं मुस्तैदी से। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके भी जवान यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। सर क्या अभी स्थिति? मैं काम खत्म करता हूँ फिर आपको बाइट दूंगा तसल्ली से, प्लीज। देखिए यहाँ पे डीसीपी जॉय तिर्की सर हैं, बता रहे हैं कि काम खत्म करेंगे उसके बाद बाइट देंगे। और यही कारण है कि देखिए सुरक्षा जो है उसको काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, पैरामिलिट्री की फोर्सेस को आप देख सकते हैं उनको भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ डिप्लॉय किया गया। और यही देखिए यही वो मंदिर था जिसको पहले नोटिस दिया गया था बताया जा रहा है, और उसके बाद अब जो है इसे हटाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके अब यहाँ पे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी।